बाद और ईरान, उसके बाद गाजा और लेबनान से होते हुए अब सीरिया में भी गृह युद्ध की आग भड़क चुकी है, जिसमें एक तरफ मौजूदा राष्ट्रपति की जो मौजूदा राष्ट्रपति है वहाँ पे एक तरफ वो है बशर अल असद, और दूसरा जो इस्लामिक ग्रुप कट्टरपंथी समूह है हयात तहरीर अल शाम, वो शामिल है। लेकिन ये दो गुट ही शामिल नहीं हैं, उसमें अन्य गुट भी हैं। एक नाम जोलान अहमद हुसैन का भी है, उनका भी एक गुट है। कह सकते हैं कि सीरिया में जो गृह युद्ध छिड़ा है उसमें एक गुट नहीं कई गुट शामिल हैं। उसमें इस्लामिक स्टेट ISIS भी शामिल है, अल कायदा का भी एक ब्रांच वहाँ पे युद्ध में शामिल है, और तुर्की यानी जो तुर्की पड़ोसी देश है उसके जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, सैयद तैयब एर्दोगन ने भी वहाँ हस्तक्षेप करके वो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ जो विद्रोही गुट है तहरीक हयात तहरीर अल शाम को लगातार सहायता पहुंचा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो ये युद्ध चाहे वो लेबनान में लड़ा जा रहा हो, गाजा पट्टी में लड़ा जा रहा हो, या वेस्ट बैंक पश्चिमी किनारे से लेकर या रूस यूक्रेन की ही बात करें, उस युद्ध के पीछे दरअसल सबसे ज़्यादा सामरिक हित तो है ही, उसके अलावा जो जियोपॉलिटिक्स में कूटनीतिक हित हैं वो भी शामिल हैं, और उसके अलावा कूटनीतिक हित ही नहीं बल्कि आर्थिक हित। जी, वहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैसेज हो, CNG हो, वो सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में हो या जो अरब देश हैं वहाँ भी शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि जो ये गृह युद्ध 2 का नाम दिया जा रहा है गृह युद्ध 2.0, जी, क्योंकि 2012 में भी 2011 और 12 में भी वहाँ पे बहुत भीषण गृह युद्ध हुआ था, जिसमें रूस और ईरान समर्थित वहाँ पे बशर अल असद थे, और कोई उन्हें तानाशाह मानता है तो कोई नहीं भी मानता है। तो सवाल ये उठता है कि जो उस समय वो कामयाब हो गए थे विभिन्न गुटों के, हालांकि उसके बाद भी 2014 तक भी वहाँ पे समानांतर रूप से कहीं गुटों की सरकारें चलती रही। यानी एक देश में आप ताजुब करेंगे कि कई गुट अपने अपने क्षेत्रों में सरकारें चलाते रहे, समानांतर सरकारें। जी, उसमें ISI इस्लामिक स्टेट भी शामिल था, उसमें हयात तहरीरे हयात अल शाम गुट भी शामिल था, और अन्य भी गुट उसमें शामिल थे, अल कायदा से संबंधित गुट भी उसमें शामिल था। लेकिन ज़्यादातर भागों पे बशर अल असद का जो कब्जा था वो बरकरार रहा, और उसमें रूस ने उस समय बहुत ज़्यादा सहायता की थी। लेकिन मौजूदा दौर में जिस प्रकार से अलेप्पो शहर जो सबसे बड़ा शहर था, दूसरा सबसे बड़ा शहर था दमिश्क के बाद, उस पर जिस प्रकार से हयात तहरीक अल शाम और उसके समर्थित गुटों ने, और जिन्हें तुर्की और अमेरिका भी बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है और इजराइल भी सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने जिस प्रकार से काफ़ी 2-3 शहरों पे वहाँ कब्जा कर दिया है, तो उसमें अलेप्पो शहर भी शामिल है और अन्य 2-3 शहर और भी बड़े शहर शामिल हैं। और अलेप्पो शहर रणनीतिक रूप से हो, सामरिक रूप से हो, बेहद महत्वपूर्ण भी माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ सीरिया का बड़ा सैनिक अड्डा था बल्कि रूस के सैनिक अड्डा भी वहाँ पे था। और उस अलेप्पो शहर पर जब सैनिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा किया गया तो बड़ी भारी संख्या में जो विद्रोही हैं उनके हाथों सैन्य साजो सामान भी लगा है, जिसमें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तक उनके हाथ लग चुका है। तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों अरबों का जो सैन्य साजो सामान, वेपन्स हैं या जो भी है, गोला बारूद है, तमाम चीज़ें हैं, या टैंक हैं, और यहाँ तक कि जो जेट फाइटर होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, वो भी विद्रोहियों के हाथ लगे हैं। तो जाहिर सी बात है अब सीरिया में गृह युद्ध की आग और भड़कने वाली है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जो अल बशर वहाँ पे असद सरकार है, क्या उसके लिए अंतिम दिन आ चुके हैं बशर अल असद की सरकार के लिए?
ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार 24 सालों से वो सत्ता सियासत पर काबिज हैं। 2000 में उनकी ताजपोशी हुई थी। उनके पिताजी हाफिज अल असद 1983 से लेकर और सन 2000 तक सीरिया में काबिज रहे, और उसके बाद सन 2000 में जब बशर अल असद की ताजपोशी हुई, तो उसके बाद से वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कहा जा रहा था कि उस समय वहाँ पे बशर अल असद ने अपना एक तानाशाही तंत्र कुछ लोगों, कुछ प्रशासकों के साथ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े और कुछ लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री होता है, उसके माध्यम से उन्होंने एक तानाशाही तंत्र थोप दिया था, और उससे जनता त्रस्त थी। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है, उसमें कई एंगल हैं, कई किरदार हैं, कई पटकथाएं हैं जो पर्दे के पीछे से लिखी गई, और कहीं उसमें किरदार हैं। और आखिर खाड़ी देश हो, इराक हो, ईरान हो, कुवैत हो, या फिर लेबनान हो, यमन हो, सीरिया हो, कहीं भी हो, मिस्र हो, वहाँ पे वैश्विक महाशक्तियों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें रूस और अमेरिका तो शामिल है ही, यूरोपीय यूनियन से जुड़े भी कुछ देश शामिल रहते हैं, नाटो कंट्रीज से जुड़े हुए 2 देश हैं वो भी शामिल रहते हैं। तो आखिर क्यों वो क्षेत्र जंग का मैदान बना है? क्यों उस क्षेत्र में जो वैश्विक ताकतें क्यों नहीं चाहती हैं कि वहाँ पे शांति रहे? दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूँ, झगड़े की असल वजह है वहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, उनको कब्जाने की होड़ है। अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल के हैं या पेट्रोलियम के हैं, नेचुरल गैसेस के हैं, सीएनजी के हैं, उन पे हमारी कंपनियों का आधिपत्य रहे जी। जबकि रूस और चीन जैसे देश चाहते हैं कि यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे हमारा आधिपत्य रहे। तो इसीलिए 1992 में भी जब खाड़ी युद्ध हुआ था, 1980 के दशक में ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, उसे भड़काने में वैश्विक महाशक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था। या अफगानिस्तान युद्ध की बात ही करें, वियतनाम युद्ध की ही बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध की ही बात करें, इराक और कुवैत खाड़ी युद्ध जो हुआ था पहली बार भी और दूसरी बार, उसको भड़काने में, उसको खाद पानी देने में, उसमें और ज़्यादा उसमें आग में घी डालने का काम किया है तो अमेरिका समर्थित नाटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से जुड़े देशों ने लगातार इस काम को आगे अंजाम दिया है। तो कहीं किरदार हैं, कहीं चेहरे हैं, कहीं नकाब हैं, और इन नकाबों के पीछे कुछ पर्दे के पीछे से जो पटकथा लिखी जाती है, और पर्दे के पीछे के आगे किरदार कुछ और होते हैं। और कई बार इसमें सहमत का खेल जो होता है वो भी तय होता है पहले से, कौन प्यादा होगा, कौन वजीर होगा। और ये जो चौसर बिछाई जाती है युद्धों की, गृह युद्धों की, उसके पीछे वैश्विक महाशक्तियां ही पर्दे के पीछे से काम करती हैं, चाहे वो मिस्र रहा हो। तो सवाल ये उठता है जो बशर अल असद हैं, क्या उनका हाल भी वही होगा जो इराक में सद्दाम हुसैन का हुआ, जो मिस्र में हुस्नी मुबारक का हुआ, जो लीबिया में कर्नल गद्दाफी का हुआ? क्या उनका भी वही हश्र होगा? जी, क्योंकि 2011 में जिस प्रकार से अरब देशों में जैस्मिन क्रांति कहा गया था, उसमें बहुत जगह गृह युद्ध हुए, और वहाँ जो लंबे समय से काबिज थे, चाहे वो तानाशाह थे या जो भी थे या नहीं थे, वो एक चर्चा का विषय है। किसी को विशुद्ध रूप से कुछ लोग तानाशाह मानते हैं तो कुछ नहीं मानते हैं। ये बात पहले भी रही है और आज भी रही है। कुछ आधारों पे उनको तानाशाह माना जाता है। वो जातिगत आधार भी होते हैं, सांप्रदायिक आधार भी होते हैं, या फिर वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक मीडिया के थ्रू ऐसे प्रसारित किया जाता है। तो लीबिया में कर्नल गद्दाफी लंबे समय से रहे, चाहे क्यूबा में फिदल कास्त्रो हों या फिर हुस्नी मुबारक हो मिस्र में, वो लंबे समय तक लगभग 30 सालों तक वो वहाँ सत्ता सियासत में काबिज रहे। और एक चीज़ अक्सर देखने को आती है, अगर विकल्पहीनता की राजनीति रहती है या राजनीतिक शून्यता के चौराहे पे जब देश खड़ा होता है तो तब तानाशाही बढ़ती है, चाहे वो लोकतांत्रिक देश ही क्यों न हो। अगर एक ही सरकार, एक ही पार्टी
एक ही आदमी, एक ही परिवार लंबे समय तक अगर किसी देश पर काबिज रहता है तो शुरुआत में भले ही वो जनहित के काम करता है, राष्ट्रहित के काम करता है, या समग्र समावेशी और सतत राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भले ही वो शुरू में काम करे, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद वो बेलगाम होकर अपने देश को, चाहे वो लोकतंत्र है, चाहे वो जिस प्रकार का भी तंत्र हो, वो समाजवादी व्यवस्था हो या मार्क्सवादी व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, कुछ भी हो, वो उसको अपनी घर की बपौती, अपनी कठपुतली बना के मनमाफिक रूप से चलाना और हाँकना चाहता है, तो फिर वो तानाशाही की ओर देश बढ़ जाते हैं। चाहे कोई भी देश हो, अंग्रेजों ने इसी प्रकार से भारत को हाँकना चाहा, भारत को साधना, मथना और चलाना नहीं, बल्कि जबरदस्ती अपने मन माफिक नियम कानून के अनुसार उसको हाँकना और यहाँ के प्राकृतिक हो या खनिज संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना, शोषण करना, इस नीति पे अंग्रेज भी चले। तो फिर उनके खिलाफ भी बगावत की जो चिंगारियां सुलग रही थी वो 1857 में बड़े युद्ध के रूप में सामने आई, बगावत के रूप में सामने आई। भाई आखिर आप किसी को दबाओगे भी तो कब तक दबाओगे? एक चींटी भी होती है, उस पर भी जब बहुत वो किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं डंक मारती है। मधुमक्खी है, कोई भी है, प्रकृति का ये नियम है, एक सीमा तक सहन किया जा सकता है, प्रजा भी सहन करती है। लेकिन अगर आप मनमाफिक रूप से, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से, या जनता के सामाजिक समग्र समावेशी विकास के लिए सतत विकास, समग्र और समावेशी विकास, बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या है ये समावेशी का विकास? का मतलब हो अमीर गरीब, न तो कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, ऐसा नहीं कि किसी के पास जरूरत से अधिक संसाधन हो, चाहे वो पूंजी हो, नौकरियां हो, शक्तियां हो, पद प्रतिष्ठा हो, उसका विकेंद्रीकरण हो, यानी समान रूप से वितरण हो, उसको कहते हैं समावेशी और समग्र विकास। बहुत सारे लोग इस चीज को ही नहीं समझ पाते हैं कि समावेशी, समग्र और सतत विकास क्या है। और उसमें न सिर्फ मानव का भौतिक, न सिर्फ देश का आर्थिक प्रगति हो, बल्कि देश का पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भी सुनिश्चित किया जाए, उसको सतत विकास कहते हैं। तो किसी देश की तरक्की का यही पैमाना होता है। आज जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकलते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े इंडेक्स निकलते हैं, उसमें ये सारी चीजें देखी जाती है कि किसी देश में प्रदूषण का लेवल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास क्या है, प्रकृति पर्यावरण किस ढंग से है वहां पे, ये सारी चीजें जोड़ के फिर वो तो इसी को तो तानाशाही का जो वो है, वो शुरुआत में तानाशाही न तो सद्दाम हुसैन ने दिखाई, न वो तानाशाही कर्नल गद्दाफी ने दिखाई, न वो हुस्न मुबारक ने दिखाई, और जो अब असद अल जो इनको कहा जा रहा है बशर अल असद को, तो शुरुआती दौर में लगभग जो भी तानाशाही तंत्र की ओर बढ़े, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, राजनेता हो, कोई भी हो, तो शुरुआत में उन्होंने जनता को लोक लुभावन नारे दिए, जनता को मुगालते में रखा, भ्रम में रखा, तमाम सपने शब्द बाग दिखाए और सपनों के सौदागर बन के जिस प्रकार से सपने बेचे गए, तो उन शब्द बागों की एक ही परिणति हुई कि कुछ सालों तक जनता को धोखे में रखा गया, कुछ दिया भी गया, कुछ निवाला होता है ना भीख के रूप में, चाहे वो नौकरियों की भीख देनी हो या अन्य जिस भी प्रकार की भीख देनी हो। लेकिन जब 8-10 साल बाद मेजोरिटी में आ गए, उसके बाद मनमाफिक रूप से देश को हाँकना, देश की जनता को भेड़ तंत्र और भीड़ तंत्र, गधे बनाकर और भीड़ बनाकर और भेड़ बना के मनमाफिक रूप से नियम कानून बना के उन पर थोपना और उन्हें हाँकना। फिर तो इस ऐसे, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही तंत्र हो, समाजवादी तंत्र हो, पूंजीवादी तंत्र हो, जिसमें वास्तव में जनहितों के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, पर्यावरण हितों के लिए और समग्र समावेशी और सतत विकास के लिए काम नहीं किए जाते हैं, वो लोकतंत्र हो या वो फिर समाजवादी तंत्र हो, पूंजीवादी तंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, वो थोपा गया ही साबित होगा। ऐसा लोकतंत्र थोपा गया लोकतंत्र साबित होता है, वो वास्तविक लोकतंत्र होता ही नहीं है, न वो वास्तविक संविधान होता है और न वो वास्तविक आज़ादी होती है, जिसमें कुछ लोगों के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां हों, उनको बिना कुछ किए ही पद, उनके सरकारी नौकरियां उनके हाथ में हों, सरकारें उनके, सरकार की लगामें उनके हाथ में हों, देश के संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथों में हों,
देश की पूंजी उनके हाथों में हो तो वो थोपा गया लोकतंत्र ही होता है, वो थोपा गया संविधान ही होता है, वो थोपी गई आज़ादी ही होती है। और जो भी चीज़ थोपी गई है उसका बार बार उसको अपनी कठपुतली, अपने घर की बपौती बना के, अपनी घर की चक्की बना के न सिर्फ उसका बार बार गला घोंटा जाता है, न सिर्फ उससे बार बार कुठाराघात किया जाता है, बल्कि मनमाफिक रूप से जनता को भी भेड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में तब्दील करके अपने मनमाफिक रूप से चलाया जाता है। तो तानाशाही कहीं भी होती है। आप ये मत सोचिए कि भारत में लोकतंत्र है तो भारत में तानाशाही नहीं हो सकती है, क्योंकि आज विगत 50 शीतकाल के बाद, शीत युद्ध के दौर के बाद 1945 और 1990 के बीच जो शीत युद्ध चला था उसमें दुनिया दो ध्रुवीय थी। हालांकि एक ध्रुव, एक वो भी था, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन भी उसमें रहा, हालांकि वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। लेकिन आज एक समय ये था कि लोगों ने कहा कि मार्क्सवादी या समाजवादी व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये आया कि पूंजीवादी व्यवस्था जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक, अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लगभग फेल होने के कगार पे है। तो क्या समाजवाद फेल हो चुका है? क्या मार्क्सवाद फेल हो चुका है? क्या पूंजीवाद फेल हो चुका है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो चुकी है? जी नहीं। कोई भी व्यवस्था अपने आप में न पूर्ण रूप से सही होती है न पूर्ण रूप से गलत होती है। उसको चलाने वाले कौन है ये देखा जाता है। आप नियम कानून कितने ही बेहतरीन से बेहतरीन बना लो, जब तक उसको चलाने वाले ईमानदार नहीं, प्रतिबद्ध नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों के प्रति जिम्मेदार, जागरूक और जवाबदेह नहीं है, कितने ही अच्छे नियम बनाओ, उन नियमों के कोई मतलब मायने नहीं रह जाते हैं। इसका उदाहरण भारत भी है। भारत में जिस प्रकार से संविधान लंबा चौड़ा है, दुनिया के बहुत बड़े संविधानों में से एक संविधान जो इतना लंबा चौड़ा है, अन्य देशों के 20-20, 25-25 पेजों के संविधान है। यूरोपियन कंट्रीज और खुद अमेरिका में देखेंगे आप तो 20-50 पेजों का संविधान है। भारत का संविधान है उसमें हजारों पेज हैं। या भारत में जो भी न्यायिक और कानून व्यवस्था से जुड़ी, चाहे वो CRPC हो, IPC हो, उसमें सैकड़ों धाराएं हैं। लेकिन करना क्या है, जब उसको चलाने वाले ही ईमानदार नहीं हैं, घूस खा के, पेपर लीक करके जो भ्रष्ट लोग ही पदों पे जा रहे हैं और भ्रष्ट लोग ही नियुक्तियां कर रहे हैं, और वो नियुक्तियां ना सिर्फ पेपर लीक से हो रही है बल्कि प्रमोशन और ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं में भी हो रही है, तो उस देश का होगा क्या? तो ऐसा खाड़ी देशों में भी देखा गया। और जनता जब त्रस्त हुई तो एक सुगबुगाहट होती है जो चिंगारी में बदलती है और उसके बाद वो दावानल में बदल जाती है। तो उसी मुहाने पे खाड़ी देश 2011 में जो जैस्मिन क्रांति वहां पे हुई थी, उसमें मिस्र हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लेबनान, लीबिया हो गया, इराक हो गया, बहुत सारे देशों में जो लंबे समय से वहां पे एक ही व्यक्ति काबिज था या एक ही परिवार के लोग काबिज थे, उनको वहां से जनता ने बेदखल किया और उनको समर्थन पीछे से जो दिया गया वो अमेरिका और नाटो कंट्रीज, जो मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं, 32 कंट्रीज, उनके द्वारा ये करवाए गए। तो सबके अपने अपने स्वार्थ रहते थे, नफे नुकसान थे। अब नाटो कंट्रीज जो जिनका लीडर अमेरिका बनता है, उनके अपने हित क्या हैं? वो चाहते हैं कि दुनिया के जो संसाधन हैं, चाहे वो खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, या जो भी तमाम काम आते हैं, वो जर्मेनियम हो, यूरेनियम हो, सिलिकॉन हो, जो जिन देशों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव जो मेटल्स हैं जिन देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या सोना हो, अमेरिका की पहले से ही नीति रही है वहाँ आपस में लोगों को लड़ाओ, एक गुट का समर्थन करो, उसके अपनी पिट्ठू सरकार वहाँ बिठाओ, और फिर वहाँ के जो खाने हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका अनुचित या उचित जिस भी प्रकार से रूप में दोहन करो। मानवीय संसाधनों का भी उचित अनुचित रूप से न सिर्फ दोहन करो बल्कि शोषण करो, और बाद में भाग जाओ जब वहां सारी चीजें खत्म हो जाएं, फिर उनको टाटा बाय बाय करके भाग जाओ। उस देश को बुरी मौत, गंदी मौत मरने के लिए छोड़ दो उसके हालात पर, उसके संसाधनों को निचोड़ने के बाद, और वहां से चुपचाप निकल जाओ। ये नीति अमेरिका की भी रही है पहले से।
तो इसी के कारण जो खाड़ी देश हों, चाहे वो लेबनान, इजराइल और गाजा, और ये जो युद्ध है इसमें कई प्रकार की चीज़ें इनपुट के रूप में डाली जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। एक नेक्सस तैयार किया जाता है, एक प्रोपगेंडा तैयार किया जाता है, एक र्यूमर्स फैलाया जाता है। वो क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, मकसद तीर कहीं, निशाना कोई और होता है, बहाना कुछ और होता है, मुखौटा कुछ और होता है, चेहरा कुछ और होता है, मंतव्य कुछ और होता है, बातें कुछ और होती हैं, सच कुछ और होता है, अफसाना कुछ और होता है। ये मामला वहां भी लागू होता है कि कहीं कहा जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना और तानाशाही तंत्र को तोड़ने के लिए चीजें कही जा रही है। कहीं वो शिया सुन्नी का तड़का उसमें डाला जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो खाड़ी देश हैं, अरब देश हैं, वो बहुत कुछ देशों में शिया सुन्नी बहुल हैं। जैसे आप लगा दें सऊदी अरब हो गया, यमन, ये देश हैं, ये सुन्नी बहुल देश हैं। और जो शिया बहुल देश हैं वो ईरान से लेकर और तमाम इराक से लेकर ये देश हैं जो वो सुन्नी और शिया में बटे हुए हैं। कहीं शिया लोगों का ज़्यादा परसेंट है तो कहीं सुन्नी लोगों का ज़्यादा परसेंट है। तो अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें क्या करती हैं कि जातिवाद का, धर्मवाद का, सांप्रदायिक तनाव का एक नया बखेड़ा खड़ा करते हैं और धर्म के नाम पे भी उनको लड़ाकर अपना उल्लू साबित सिद्ध करते हैं, जैसा कि भारत में भी होता है। भारत में आज 22 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं जिन्होंने पीएचडी से लेकर बीटेक, एमटेक और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, उनको रोजगार ही उपलब्ध नहीं है। उसकी बात कोई नहीं करेगा जी। भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। अगर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के हिसाब से देखा तो भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी शामिल नहीं है जी। न यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, न रिनोवेशन है, न इनोवेशन है, कुछ भी नहीं है। चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, नॉन टेक्निकल एजुकेशन है, एकेडमिक हो या जिस प्रकार की भी एजुकेशन हो, कुछ भी नहीं है उसमें जो थ्योरियां पढ़ाई जाती है वो 50 साल पहले की पढ़ाई जाती है। आप फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में अभी स्ट्रिंग थ्योरी चलती है और यहाँ अभी वही रदरफोर्ड की इलेक्ट्रॉन वो क्लासिकल जो थ्योरी है आइंस्टीन की वही पढ़ाई जा रही, जबकि उसके बाद क्वांटम थ्योरी आ गई, भाई स्ट्रिंग थ्योरी आ गई, लेकिन वो नहीं पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो टेक्नोलॉजी है या मशीनरी का जो के क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम है या स्किल डेवलपमेंट का काम है वो कुछ भी यहाँ नहीं होता। लगभग 80% बाहर से मंगाया जाता है। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि भारत में आज तक कंप्यूटर और मोबाइल की चिप जी वो तक नहीं बनाई जाती है। यहाँ सिर्फ डिजाइन तो की जाती है, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसी धातुओं की जो चिप होती है वो या तो ताइवान, कोरिया या अमेरिका से मंगाई जाती है या फिर जर्मनी से मंगाई जाती है या फिर जापान से मंगाई जाती है। तो ये हाल है भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रूस से एडमिरल गोर्स को मंगाया जाता है युद्धपोत, और यहाँ जाके उसको INS विक्रमादित्य नाम दिया जाता है, मेड इन इंडिया नाम दिया जाता है। रूस से फाइटर जेट मंगाए जाते हैं, फ्रांस से राफेल मंगाया जाता है, ऐसे इटली से कुछ मंगाया जाता है, जर्मनी, और उसमें भारतीय नाम दिए जाते हैं उनको। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हालात भारत में। ये है भारत की एजुकेशन सिस्टम की कच्चा चिट्ठा। भारत में सब कुछ छल छलावे, धोखा, जालसाजी, तिकड़मबाजी, शॉर्टकट, जोड़ तोड़, गंदी राजनीति, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं यहाँ पे। और ये देश का खोखलापन कब तक बरकरार रखेगा और कब इसका पटाक्षेप होगा कुछ कहना मुश्किल है। भारत के हालात भी बहुत कुछ अच्छे नहीं हैं और मौजूदा दौर में होते होते तो और भी बद से बदतर हालात पहुंच चुके हैं, उसकी बात कोई नहीं करता है। 22 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार ही नहीं है। कई लोगों ने रोजगार कार्यालयों में नाम लिखाना ही बंद कर दिया, रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। आज स्थिति है कि PhD, बीटेक, एमटेक धारक ठेला चला रहा है, चाय की टपरी चला रहा है, ठेला, काम कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। लेकिन आप यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए ना, क्यों खोल रखी है आपने यूनिवर्सिटी? बंद कीजिए ना। लोगों को क्यों झांसा देते हैं, क्यों आप सपने और सब्ज बाग दिखाते हो? और भारत की जनता भी जो है वो वाकई में भीड़ और भेड़ तंत्री है, गधे ही हैं वो।
भाई क्यों? आपको पता है कि जब सारी चीजों में भ्रष्टाचार का जो नासूर है वो कैंसर बन के सारे देश को खोखला कर रहा है, तो आप क्यों अपने लड़कों को उच्च शिक्षा की ओर भेजते हैं? भाई उससे बढ़िया आप इंडस्ट्रियल कुछ शिक्षा दो उनको, जिससे वो अपने पारिवारिक या ट्रेडिशनल काम को आगे बढ़ा सकें। जब भारत में ये लोग नहीं आए थे, इस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं थी, तो तब तो भारत दुनिया की जीडीपी का 70% भारत में था भाई। भारत की बनी हुई लौह स्तंभ से लेकर तमाम जो धातुएं हैं आज भी उन पे जंग नहीं लगा, आज भी वो ठीक ठाक हैं। उस समय जो आर्किटेक्चर रूप से हो या इंजीनियरिंग रूप से है, जो उस समय स्ट्रक्चर बनाए गए वो आज भी यथावत हैं। और आज एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी ऐसी है कि पुल का उद्घाटन होने से पहले ही पुल टूट रहे हैं, डैम टूट रहे हैं, फ्लाईओवर टूट रहे हैं। ये इनकी टेक्नोलॉजी है जी। तो भारत भी किसी तानाशाही तंत्र की ओर ही बढ़ रहा है कि यहाँ भी तानाशाही तंत्र ही चलाया गया है और उसमें हथियार बनाया गया है नकली लोकतंत्र को, थोपे गए लोकतंत्र को, नकली और थोपे गए संविधान को और नकली और थोपी गई आजादी को। तो ये भी एक किसी बड़ी त्रासदी और तानाशाही से कम नहीं है। और इसके फायदे किसको मिले हैं? ये थोपी गई आज़ादी, थोपी गई राजनीति है, थोपी गई जो लोकतंत्र है, इसका फायदा किससे मिला है? सिर्फ कुछ एक पूंजीपतियों को, राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को। उनके साथ जो जुगलबंदी में जो कॉरपोरेट घराने होते हैं, माफिया होते हैं, अपराधी होते हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिला है, उन्हीं के लिए आज़ादी के मतलब मायने हैं। लेकिन आम जनता ने तो चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है, जो एक दिन इस देश की खामोशी से मौत की चादर बन के मौत का तमाशा बन जाएगी और तब कुछ करने के लिए बाकी नहीं होगा। जनता का आक्रोश सतह पर है, गहराई से व्यापक रूप से जनता का भी कोई आक्रोश है नहीं। तो जाहिर तौर पे जनता जनार्दन ने भी चुप्पी जो ओढ़ी है, वो चुप्पी बेहद खतरनाक साबित होगी आगे आने वाले समय में। लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पूछे तो पूछे कौन? बिल्ली के गड्ढे में घंटी बांधे तो बांधे कौन? निशाने पे आए तो आए कौन? किसी को आना पसंद नहीं है जी। सभी ये सोचते हैं कि मेरा क्या जा रहा है, चलो मेरा तो प्रधानमंत्री 5-10 किलो राशन प्रधानमंत्री योजना की आ ही रही है, 2-4 हजार ऐसे कहीं से आ जाएंगे, ऐसे में हमारा जीवन बसर हो गया। तो क्या यही हमारे देश की आन बान शान स्वाभिमान और पहचान है? क्या जो हमारा गुप्तकालीन और उससे पहले भी जो हमारा महान सभ्यता, संस्कृति और इतिहास रहा है, क्या हम उन्हीं लोगों की संतान हैं? क्या वही लोग हमारे पूर्वज थे? भगीरथ रामकृष्ण से लेकर और जो महाराणा प्रताप से लेकर, महाराणा सांगा से लेकर, बाजीराव से लेकर, राणा रणजीत सिंह से लेकर, लक्ष्मीबाई से लेकर, दुर्गावती से लेकर, जिन लोगों ने अपनी जान और प्राणों की आहुति देकर अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा, समृद्ध बनाया, क्या हम उन्हीं की संतान हैं जो हम खामोशी से सब कुछ अपने साथ? हमने भारत को अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी लूटते पिटते देखा, नादिर शाह के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा भी लूटते पिटते देखा, और आज अपने ही बीच से निकले हुए कुछ निकम्मे चंद गद्दार, जिनको आप राजनेता या जनप्रतिनिधि कहते हैं या नौकरशाह कहते हैं या जो भी कहें, कॉरपोरेट घराने के तथाकथित प्रभावशाली लोग और उनके जो चमचे दल्ले भड़वे होते हैं, उनकी चांडाल चौकड़ी जिस प्रकार से हमारे सर में तांडव कर रही है, आखिर जनता चुप है तो है क्यों? और कब तक ये भारत और भारतीयत और भारतवासी इस चुप्पी के आलम में बचे रहेंगे भाई? अफगानिस्तान से भागे भारत आए, कश्मीर से भागे भारत आए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से आके भारत भागे। किसी समय इतना बड़ा भारत हुआ करता था, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा सब कुछ छोड़ के भारत आए। अब इस भारत को छोड़ के कहां जाएंगे? तो सवाल ये है। तो सवाल ये भी है कि जद्दोजहद चल रही है, चलनी चाहिए भाई, अपने लिए, आपको अपने अस्तित्व के लिए, अपने आन बान शान पहचान स्वाभिमान के लिए। अगर आपको भूखा भी रहना पड़ा और लड़ना भी पड़ा, भूखे रह के भी लड़ना पड़ा, वो भी मंजूर होना चाहिए। तो ये जद्दोजहद दुनिया भर में चल रही है, लेकिन भारत फिर भी खामोश है। भारत में कभी रोजगार विकास की बात नहीं होती है, भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, भारत में वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, भारत में वर्ल्ड क्लास
एडवांस लेवल के स्किल डेवलपमेंट या ट्रेंड जो प्रोफेशनली ट्रेंड मैन पावर की बात नहीं होती है और न कोई जनता उनसे कोई सवाल करती है, तो न जाने ये देश किस ओर जा रहा है और क्यों ये देश के जो चाहे युवा हों चाहे कोई भी हों क्यों खामोश हैं, ये सोच समझ से परे है। तो ये भी एक परोक्ष रूप से कहा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से ये भी तानाशाही ही है। लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र को ढाल बना के, लोकतंत्र को अपनी बपौती बना के इन लोगों ने जो तानाशाही चला रखी है उसको कानूनी जामा पहना रखा है। अंतर इतना ही है कि सीरिया हो चाहे इराक हो या फिर लेबनान हो या फिर मिस्र हो या फिर सीरिया और लीबिया ही क्यों ना हो, वहाँ तानाशाही को सामने परिलक्षित होती है। लेकिन यहाँ तो छद्म तानाशाही है भारत में भाई, उसको आप क्या कहेंगे। एक तानाशाही वो है जो सामने सामने दिखती है और एक तानाशाही वो है जो दिखती ही नहीं है। तो ऐसी छद्म तानाशाही के माहौल में आप भी जी रहे हैं। अंतर ये है कि वहां लोग अपने हकों के लिए, अपने आन बान स्वाभिमान पहचान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं भाई। शांति ही हर चीज का समाधान नहीं होता। ये हम तो श्रीमद् भागवत गीता में भी वही चीज बता गई है, शांति की भी एक सीमा होती है, अहिंसा की भी एक सीमा होती है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मो है, लेकिन एक सीमा के बाद अहिंसा भी परम धर्म हो जाता है भाई। अब अगर आप ऐसे चुप्पी साधे रहेंगे तो फिर तो कहाँ किस आने वाले चंद ही सालों में, चंद ही दशकों में आपका अस्तित्व कैसे बच पाएगा। जबकि पूरी दुनिया में जद्दोजहद, चाहे रूस यूक्रेन हो, वो भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने सामूहिक संगठनात्मक हितों जरूरतों के लिए या अपनी आन बान शान स्वाभिमान और पहचान के लिए जद्दोजहद लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो कोरियाई प्रायद्वीप में हो, चाहे कहीं भी हो। और ये कभी कभार लड़नी जरूरी भी हो जाती है जंग, बशर्ते आप अन्य शक्तियों की कठपुतली न बने। आपकी जंग जो है वो स्वस्थ, स्वच्छ, प्रगतिशील और अपने राष्ट्रीय और संगठनात्मक और सामूहिक सामुदायिक हितों से जुड़े मुद्दे हों, उन पे जंग लड़े तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप वैश्विक महाशक्तियों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कोई अन्य यूरोपियन यूनियन के देश हों या नाटो कंट्रीज हों या चाइना ही क्यों ना हो, उनके हाथों की कठपुतली बन के, उनके स्वार्थों के लिए और उनके शोषण का जरिया बन के, उनकी बपौती बन के अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो जंग ज्यादा दूरगामी रूप से किसी भी देश के हित में नहीं हो सकती है। भले ही तात्कालिक रूप से वो फायदेमंद लगे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से या दूरगामी रूप से उसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं। तो इस बीच हम सीरिया की बात कर रहे थे। सीरिया में जंग जारी है और सीरिया में कई किरदार हैं, मैं बता रहा हूँ, कई गुट हैं और ये गुट पहले भी समानांतर सरकारें वहाँ पे चलाते रही हैं। वहाँ इस्लामी स्टेट ISIS भी काबिज है। तो वहाँ जोलान अहमदी हुसैन का अलकायदा गुट को सपोर्ट करने वाले वो भी शामिल हैं। तो वहाँ जो तहरीक हयात जो अल शाम गुट है वो ज़्यादा प्रभावी है और उसने वहाँ के अलेप्पो शहर सहित 2-3 शहरों पर और कब्जा कर दिया है। और वो सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्नल गद्दाफी, हुस्ने मुबारक और सद्दाम हुसैन जैसे हाल क्या असद अल बसर की होने वाले हैं? बसर अल असद की क्या ऐसे होंगे? क्या लंबे समय से जो उनके परिवार काबिज रहा है 1983 से, चाहे उनके पिताजी हाफिज अल असद हों, चाहे वही हो, क्या उनके भी दिन अब बिफर गए हैं? और सीरिया की बात करें तो 80% सुनिए, आपको एक दिलचस्प तथ्य हम आपको बता रहे हैं। वो ये हैं कि सीरिया की ही बात करें तो वहाँ तकरीबन 80% जो आबादी है वो है सुन्नी जी, और 20% ही वहाँ पे शिया है। लेकिन जो वहाँ पे बसर अल असद है वो शिया ही हैं, जो कम मेजोरिटी वाली माइनॉरिटी वाले हैं, उनके ही नेता हैं, वही सत्ता पे काबिज है।
तो अमेरिका हो या वैश्विक शक्तियां हो, उन्होंने वहां जातिवाद भी फैला दिया है, धर्मवाद और सांप्रदायिकता भी फैला दी है। और वो अब शिया सुन्नी युद्ध में इसको तब्दील कर दिया है। उनको पता है कि यहाँ पे सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, अगर इसको शिया सुन्नी की शक्ल दी जाए तो ये ज़्यादा भड़क सकता है और सुन्नी शियाओं पर भारी पड़ेंगे। इस प्रकार से बशर अल असद सरकार को वहाँ से हटाया जाएगा। अब देखना है कि इस युद्ध के पीछे भी, पर्दे के आगे भी, जंग के मैदान में भी और जंग के मैदान के पीछे भी जो पटकथा लिखी जा रही है, जो खेल खेला जा रहा है, जो चौसरें बिछाई जा रही हैं, जो बिसातें बिछाई जा रही हैं और जो मोहरे प्यादे तय आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उनमें किसकी जीत होगी और क्या ये विश्व युद्ध की शक्ल लेगा? क्योंकि जिस तर्ज पर रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, उसके बाद इजराइल ईरान के बीच और अमेरिका ईरान के बीच तनाव चल रहा है, और लेबनान में जिस प्रकार के हालात हैं, गाजा पट्टी में जिस प्रकार से हजारों लोगों की जान, निर्दोष लोगों की भी जान गई है। सबसे बड़ी दुखद एक पहलू और है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो गाजा पट्टी में इजरायली हमले में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं पिछले एक साल में। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो लगभग 1000 दिन से ऊपर हो चुका है, 1010 दिन हो चुके हैं। और उसमें तकरीबन सेना की भी बात करें तो सेना दोनों पक्षों की तकरीबन 3 लाख सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर आम जनता की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर जनता अपनी जान गंवा चुकी है। तकरीबन 50 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। यही हाल कमोबेश सीरिया में भी है। सीरिया में सिर्फ 5 दिन की जंग में ही तकरीबन 1000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और इससे पहले भी जब 2011-12 में वहाँ पे जंग हुई थी, जो कि 15-16 तक चलती रही, और बीच में भी वहाँ शांति नहीं थी। वो सिर्फ बाहर से दिखने वाली एक तूफान से आने वाली पहले की शांति थी। छुटपुट अंदर ही अंदर जो सुलग रहा था मामला, वो अब सतह पे आ गया है, एक विस्फोट के रूप में, एक बगावत के रूप में, एक गृह युद्ध के रूप में, एक जंग के रूप में। और इस जंग में कौन किस रूप में किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बाकी है। पिछली बार की बात करें तो उस समय रूस किसी युद्ध में व्यस्त नहीं था। और एक चीज बताना मैं भूल गया, आपको बता रहा हूं, जो पहला गृह युद्ध हुआ था सीरिया में 2011-12 से लेकर 2014-15, उसमें 5 लाख, जी हाँ 5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। आप कल्पना कर सकते हैं, उसमें विद्यार्थी शामिल थे, स्कूलों में पढ़ने वाले, उसमें बुजुर्ग शामिल थे, उसमें हॉस्पिटलों तक को निशाना बनाया गया था, जो कि इजराइल ने भी गाजा में, लेबनान में बनाया है। हॉस्पिटल और रियासी क्षेत्रों को, हॉस्पिटल्स को और स्कूलों तक को निशाना बनाया गया, और उसमें ही हजारों महिलाओं, हजारों निर्दोष बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जो अमेरिका और नाटो कंट्रीज मानवाधिकार का झंडा बरदार बनते हैं, मानवाधिकार की दुहाई देते हैं और कई बार भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं कि भारत के कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उनको बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन क्यों नहीं दिखाई देता है? वो खुद ही मानव अधिकारों का हनन, उनको अपने द्वारा किए गए मानवाधिकारों का हनन क्यों नहीं दिखाई देता? भाई नियम कानून है, सबके लिए है और सबके लिए बराबर होने चाहिए। उसमें कोई देश हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के बीच भेदभाव करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। नियम कानून सबके लिए हैं, सबके लिए बराबर हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता है। और वो हमेशा सच, न्याय, समता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं, जो लोकतंत्र की भी मूल अवधारणा है। सत्य, न्याय, समता, निष्पक्षता और विकेंद्रीकरण। तो क्या सत्य, न्याय, समता और विकेंद्रीकरण पर आधारित हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, जो अपने को लोकतांत्रिक देशों का झंडा बरदार करता है, कहता आया है, और उसका दम और उसका ढोल पीटता है, डुगडुगी बजाता है दुनिया भर में। उसको क्या अपने द्वारा, वो उसने इजराइल को जिस प्रकार से सैन्य साजो सामान दिया, और सैन्य साजो सामान से इजराइल ने जिस प्रकार का तांडव रियासी इलाकों में मचाया, स्कूलों और हॉस्पिटल को निशाने बनाकर तकरीबन 22,000 महिलाओं और बच्चों को हत्या की गई गाजा पट्टी में या वेस्ट बैंक जो भी है। और लेबनान में ही 5,000 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, आम निर्दोष लोगों की। तो उनकी मौतों का क्या वो वापस आ जाएंगे? उनकी मौतों का जिम्मेदार है पर है कौन? क्या वहां पर मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है?
और उसके लिए आवाज उठाएगा तो उठाएगा कौन? क्योंकि अमेरिका तो सबका सुपर पावर बना हुआ है, उसके सामने कोई देश चाहे वो भारत ही क्यों ना हो वो आवाज उठाता है, तो वो नकार खाने में तूती की आवाज के ज्यादा कुछ है नहीं। और सवाल ये भी है कि जो सीरिया में जंग है या रूस यूक्रेन की जंग है या फिर ईरान इजराइल के बीच तनातनी है, तलखी है, तनातनी है, तकरार है, या गाजा पट्टी में हमास होती या हिजबुल्लाह विद्रोहियों की जिस प्रकार से इजराइल के साथ लंबी जो जंग चल रही है उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा? और सीरिया में क्या बशर अल असद क्या रूस की मदद से फिर काबिज हो पाएंगे, रूस और ईरान की मदद से? जबकि रूस और ईरान खुद उलझे हुए हैं इस बार, ईरान इजराइल के साथ उलझा हुआ है तो रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। क्या वो उस रूप में सहायता पहुंचा पाएंगे जैसे उन्होंने 2011-12 से 2014 तक वहां की बशर अल असद सरकार को बचाए और बनाए रखने के लिए पहुंचाई थी? या फिर वहां तुर्की और अमेरिका समर्थित जो हयात तहरीर हयात अल शाम गुट है, क्या वो सतह पे हावी हो जाएगा? क्या सतह पर सिया सुन्नी जो बहुल क्षेत्र है उनके लोगों का कब्जा हो जाएगा, या उन्हीं के जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं के जो कर्णधार हैं, या उन्हीं के जो रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, उनका कब्जा हो जाएगा? सीरिया के क्या हालात रहेंगे? तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि तानाशाही कई रूपों में होती है, कुछ छद्म तानाशाही होती है जो पर्दे के पीछे छुपी रहती है और उसमें लोकतंत्र को ही हथियार और लोकतंत्र को ही अपनी बपौती और कठपुतली बना के, लोकतंत्र को ही अपने गुलाम बना के, लोकतंत्र को ही अपने कैद खाना बनाकर और ढाल बनाकर लोकतंत्र की ही धज्जियां उड़ाई जाती हैं और लोकतंत्र से ही लोकतंत्र को बाहर किया जाता है, यानी लोकतंत्र की दहलीज और लोकतंत्र के मंदिर से, लोकतंत्र के उद्देश्यों से ही लोकतंत्र को बाहर किया जाता है। ये भी तानाशाही ही होती है। तो तानाशाही के कई रूप होते हैं और उस तानाशाही को चलाने वाले जो लोग हैं उनके भी कई मुखौटे होते हैं, कई चेहरे होते हैं, कई नकाब होते हैं और कई नकाबों के पीछे भी, कई नकाब और चेहरों के पीछे भी कई चेहरे होते हैं। लेकिन अफसोस उनके नकाब कभी उतरते नहीं हैं, वो बेनकाब हो नहीं पाते हैं और जिनका पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी बनते हैं, खेल खेलते हैं, इस प्रकार का गंदी, कुत्सित, संकीर्ण, विकृत स्वार्थों का जो खेल खेलते हैं उनका भी कभी पर्दाफाश शायद नहीं हो सकता है या नहीं होता है, या कभी कभार हो भी जाता है, नहीं भी होता है, अधिकांश मामलों में नहीं ही होता है। लेकिन आगे भी ये परिपाटी क्या जारी रहेगी कि खिलाड़ी कोई और, प्यादा कोई और, पटकथा लिखने वाला कोई और, चेहरा कोई और, मुखौटा कोई और, नजरें कोई और, निशाने कहीं और, बहाने कुछ और मुखौटों और नकाबों के पीछे कहीं नकाब और उनके पीछे भी कहीं चेहरे। क्या यही सब चलता रहेगा? और इसी पर क्या हमारी देश दुनिया और इस देश दुनिया के जो समाजवाद है या लोकतंत्र है या जो संविधान है, क्या सभी इसी चीज पे टिका हुआ है? छल छलावे, दिखावे, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, जालसाजी, तिकड़मबाजी, जोड़ तोड़ और गंदी, कुत्सित, संकीर्ण, क्षुद्र और कुत्सित स्वार्थ की राजनीति, क्या इसी पर सब कुछ टिका हुआ है? तो सवाल कई हैं और आज जिस मुहाने पे पूरा देश दुनिया खड़ी है, अब इसमें ये कहना बाकी होगा और ये भी देखना बाकी होगा कि कहीं ये विश्व युद्ध की शक्ल तो नहीं लेता है, और अगर ऐसा हो गया तो तीसरा विश्व युद्ध शायद दुनिया के सर्व विनाश के लिए, संपूर्ण विनाश के लिए उत्तरदायी होगा। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में भी सिर्फ 2 परमाणु बमों का हमला हुआ था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अकेले रूस के पास ही 12-14 हजार, जी 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, तकरीबन 12,000 से लेकर 14,000 परमाणु बम हैं और अमेरिका के पास ही 7,500 परमाणु बम हैं और बाकी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सभी, इजराइल, सभी देशों के पास परमाणु बम हैं। और अगर इनमें से
दुनिया के विनाश की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ 200-400-500 परमाणु बमों से ही पूरी दुनिया की पूरी मानवता और पूरी आबादी ही खत्म होगी। और आबादी ही नहीं बल्कि जो अन्य जीव जंतु हैं, प्रकृति पर्यावरण है, वो भी तबाही के उस मंजर पे खड़ी होगी जहां किसी का अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं रहेगा, चाहे वो मनुष्य हो जानवर हो। ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि उससे जो विकिरण निकलेगा उससे तो जो धरती है, धरती पे सूर्य ही नहीं पहुंच पाएगा कई दिनों तक। अगर एक बार में ही 500 से लेकर 1000 परमाणु बम एक दूसरे पर गिराए जाते हैं तो कई सालों तक पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा तो पृथ्वी तो शीत युग में चले जाएगी। वैसे ही कई लोग उसी आलम में मारे जाएंगे, जो बचे भी रह जाएंगे कुछ जीव, वो कैसे जी पाएंगे। तो इस मुहाने पे आदमी का अति स्वार्थवादिता, अति अहंकार, अति पूंजीवादिता, अति उपभोक्तावादिता, अति महत्वाकांक्षा, अति स्वार्थवादिता के जिस राह पे भस्मासुर बनकर आज हम, आप, हमारे राजनेता, हमारे देश, दुनिया के जो कारिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, वो जिस राह पे चल रहे हैं वो मानवता की राह नहीं है। वो विनाश ही नहीं, सर्वविनाश और महाविनाश की राह है। और उस राह पर हम सरपट आगे दौड़ते रहे हैं और दौड़ तो रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अभी तो संभलने का मौका है। एक समय ऐसा आएगा जब संभलने के लिए, बचाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ तबाह हो चुका होगा। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि उस चीज़ को बचाए बनाए रखने के लिए हम सच्चे और वास्तविक लोकतंत्र, सच्चे और वास्तविक संविधान, सच्चे और वास्तविक आज़ादी, सच्चे और वास्तविक देश, दुनिया, समाज, स्वस्थ, स्वच्छ और प्रगतिशील देश, दुनिया, नागरिक और समाज की स्थापना करें, विकास करें। और उसी आधार पर हम समावेशी, सतत और समग्र विकास के ऊंचे पायदानों पे जुगलबंदी करके साथ मिलकर बेहतर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ें। इसी में मानवता की भी भलाई है, इसी में लोकतंत्र संविधान की भी सार्थकता है और इसी में सारी सृष्टि की भलाई है। बहरहाल आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीरिया में आगे क्या घटित होता है, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे लगातार, क्योंकि जो बाइडेन की विदाई जनवरी में होगी, लेकिन उसके बाद उनके आक्रामक जो तेवर हो चुके हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध में और भड़काऊ साबित हो रहे हैं और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घातक हथियारों से प्रहार बढ़ा दिए हैं और ये प्रहार भी क्या विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। और जो कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है, सीरिया से लेकर और रूस यूक्रेन से लेकर अरब देशों में, जो विभिन्न मोर्चों पर पर्दे के पीछे से अमेरिका और नाटो, अमेरिका समर्थित नाटो कंट्रीज और रूस और चीन और तमाम जो कोरिया और ईरान समर्थित जो गुट हैं वो आपस में जो लड़ रहे हैं, क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा या ये देश फिर समझदारी के साथ काम लेते हुए एक शांति, समृद्ध, स्वस्थ और प्रगतिशील वैश्विक व्यवस्था की स्थापना के लिए युद्ध छोड़ के एक मत होके, एकजुट होके एक मंच पे आ पाएंगे। ये अभी भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है और भविष्य में क्या छुपा हुआ है वो तो भविष्य ही बता सकता है। और भविष्य में क्या होगा हम भी सब कुछ भविष्य पे छोड़ते हुए आप सभी से इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि एक और वीडियो एपिसोड में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और इनसाइडर स्टोरी के साथ हम मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।